दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं कई सारी कवि की काव्यगत विशेषताओं पर वीडियो बना चुका हूं। मैंने भक्ति काल के प्रमुख कवियों की काव्यगत विशेषताओं पर वीडियो बनाई। उसी तरह से आधुनिक काल के कुछ प्रमुख कवियों की काव्यगत विशेषताओं पर भी वीडियो बनाई। उसी तरह से आज हम लोग रीति काल के एक बहुत ही प्रमुख कवि की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज हम लोग रीति काल के बहुत ही प्रमुख कवि बिहारी लाल की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। आप सभी को पता होगा कि सन 1643 से 1843 तक के कालखंड को रीति काल की मान्यता दी जाती है, जिसको हम लोग उत्तर मध्य काल भी कह सकते हैं। तो ये जो रीति काल है, इसको भी 3 काव्य धाराओं में विभक्त किया गया। एक है रीतिबद्ध काव्य धारा, दूसरी रीति सिद्ध काव्य धारा और वहीं रीति मुक्त काव्य धारा। तो ये दूसरी जो रीति सिद्ध काव्य धारा है, उसके प्रमुख कवि के अंतर्गत आते हैं कौन? बिहारी लाल। तो आज हम लोग बिहारी लाल की काव्यगत विशेषताओं पर बात करेंगे। दोस्तों, ये जो मैंने रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त कहा, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस पर हम किसी अन्य वीडियो पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग बिहारी लाल की काव्यगत विशेषताओं पर बात करेंगे। तो चलिए विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए हुए विषय को शुरू करते हैं। बिहारी जो है वे रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक है। इनका जन्म सन 1595 ईस्वी को ग्वालियर में हुआ। इनके पिता का नाम केशव राय था। ये केशव राय जो है वे रीति काल के प्रमुख कवि केशव दास से अन्य है। आपको ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि केशव दास और केशव राय एक ही हैं। ये केशव राय अलग है और केशव दास अन्य है। भले ही बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ हो, परंतु उनकी बचपन बुंदेलखंड में बीती। पश्चात वे बिंद्रावन चले गए और वहाँ किसी ब्राह्मण परिवार की पुत्री के साथ उनका विवाह हुआ और वे मथुरा में ही बसे। मथुरा में उन्होंने फारसी काव्य का अभ्यास किया। तत्पश्चात उनकी भेंट मुगल साम्राज्य के राजा शाहजहां से हुई। शाहजहां के कारण उनकी अन्य राज्य के राजाओं से भी संपर्क बनी। बिहारी के विषय में कहा जाता है कि वे एक बार किसी कार्य से राजा जय सिंह के यहाँ जयपुर आए थे। वहाँ आकर उनको ये ज्ञात हुआ, ये पता चला कि राजा जय सिंह जो है वे अपनी नवविवाहित पत्नी के प्यार में इतने मुग्ध थे, पत्नी के प्रेम में इतने मुग्ध और अंधे हो चुके थे कि वे महलों से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। राजकाज छोड़कर वे पत्नी के साथ किसी कमरे में बैठे हुए थे। अब जब बिहारी को ये बात पता लगी, तब वे अब स्वयं तो जाकर कह नहीं सकते राजा से, तो उन्होंने क्या किया कि एक दोहा लिखा और दोहा लिखकर किसी प्रकार से उसको राजा के सामने पहुंचाया। उस दोहे में लिखा क्या था? उस दोहे में लिखा था कि ना ही पराग, ना ही मधुर मधु, ना ही विकास एही काल, अली कली ही सा बंदियो, आगे कौन हवाल। इसका अर्थ है कि वे कह रहे हैं, राजा से कह रहे हैं कि हे राजा, राजा को वो भौरे कहकर संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे भौरा, अभी तो ये केवल एक कली है, ना इसमें वो पराग है, ना इसमें मधुर मकरकंद है। अभी ये कली विकास की प्रगति में है, अभी तक ये कली ही है, ये खिलकर फूल ही नहीं बनी, और अभी से आप इसके प्रेम में इतने अंधे हो चुके हैं, इतने मुग्ध हैं। कल को ये खिलकर फूल बन जाएगी तो आपका क्या होगा? कहने का तात्पर्य कि अभी ये जो आपकी पत्नी है, ये युवती है, कल को ये इनमें यौवन आ जाएगा, ये और बड़ी हो जाएगी, तो आपका क्या हाल होगा? तो ये वो दोहे थी जिसको पढ़कर राजा जयसिंह की आंखें खुल गई और वो पुनः राजकाज में आ गए। और उन्होंने वे बिहारी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने काली पहाड़ी नामक एक ग्राम ही उनको भेंट में दे दिया। तत्पश्चात बिहारी वहीं जयपुर में दरबारी कवि के रूप में रहने लगे
और आगे बिहारी की रचना की बात करते हैं। बिहारी की एकमात्र रचना है, वो है बिहारी सतसई। सत का अर्थ होता है 7, सय का अर्थ होता है 100। इस प्रकार से सतसई का अर्थ हुआ 700। तो कहा जाता है कि बिहारी ने लगभग 700 से कुछ अधिक है, शायद 717 ऐसे कुछ है, दोहे लिखे, और ये उनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। परंतु एकमात्र रचना होते हुए भी वे हिंदी साहित्य के एक सर्वश्रेष्ठ कवि में गिने जाते हैं। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु जो है वो 1663 को हुई। अब आगे हम बिहारी लाल की काव्यगत विशेषताओं को एक एक कर उदाहरण सहित देखेंगे। तो चलिए विषय को शुरू करते हैं। बिहारी की सबसे पहली काव्यगत विशेषताएं हैं गागर में सागर भरना। जी हाँ, वे गागर में सागर भरने का काम करते थे। गागर मतलब छोटी सी घड़ी में वे पूरे समुद्र भरने की शक्ति रखते थे। गागर में सागर भरना से तात्पर्य है कि वे छोटे शब्दों में, थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बात कहते थे। वे केवल दोहा और सोरठा मात्र लिखते थे। अब सभी को पता होगा कि दोहा और सोरठा छोटे छोटे छंद है, तो वे केवल उन छोटे छंदों में बहुत विस्तृत बात करते थे, बहुत बड़ी अर्थ उसमें समाहित होती थी। तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं, इस बिंदु में उदाहरण में आप लिख सकते हैं कि सतसैया के दोहरे जो नावत के तीर, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। कहने का तात्पर्य कि सतसैया के दोहरे, ठीक है, इनकी सतसैया के दोहा जो है, बिहारी के सतसैया के जो दोहा है, वे उस नावक के तीर जो छोटे से तीर के समान है, वो जो दिखने में छोटा लगता है परंतु वो घाव बड़ी गंभीर करती है। तो ये उनकी काव्य की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक विशेषता रही है कि गागर में सागर भरने का काम करते हैं। हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये पूछ दिया जाए कि गागर में सागर कौन भरते थे, तो आप कहिएगा बिहारी लाल। उनकी दूसरी काव्यगत विशेषताएं हैं श्रृंगार रस की प्रधानता। आप सभी को पता होगा कि रीतिकाल में जितने भी कवि हुए वे श्रृंगार रस की प्रधानता रखने वाले कवि थे। तो बिहारी जो है वे एक श्रृंगारिक कवि थे। श्रृंगार रस उनकी काव्य की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक थी। उन्होंने श्रृंगार रस के दोनों ही पक्षों का बहुत ही सुंदर वर्णन अपने काव्य में किया है। दोनों पक्ष से तात्पर्य कि संयोग वर्णन और वियोग वर्णन, दोनों ही पक्षों का उन्होंने अपने काव्य में बहुत सुंदर वर्णन किया है। अगर बिहारी की काव्यगत विशेषताओं में सबसे प्रमुख में श्रृंगार रस की प्रधानता लिखेंगे तो ये बहुत ही उचित होगी। तो इसके संयोग और वियोग दोनों के उदाहरण को देखते हैं। संयोग में आप लिखिएगा कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भवनु हंसे देन कहे नटी जाए। तो इसको आप संयोग पक्ष में इस उदाहरण को आप कोटेट कर दीजिए, लिख दीजिए। फिर वियोग पक्ष में भी आप उदाहरण दीजिए कि कब को टेरत दीन है, कब को टेरत दीन है, होत न श्याम सहाय, तुम हूँ लागी जगत गुरु, तुम हूँ लागी जगत गुरु, जग नायक जग वाय। ठीक है, जग नायक जग वाय। तो इसको आप वियोग में इस बिंदु को आप लिख दीजिए। उनकी अगली और तीसरी काव्यगत विशेषताएं हैं भक्ति भावना। जी हाँ, भक्ति काल की भांति ही बिहारी की काव्य की भी एक विशेषता रही है भक्ति भावना। वे किनकी भक्ति करते थे? वे कृष्ण और राधा की भक्ति करते थे। उनकी भक्ति भाव की जो चर्चा है उनके कई दोहों में मिलती है, उनके अनेक दोहों में उनकी भक्ति भावना की चर्चा होती है। तो ये भी उनकी कविता की एक विशेषता रही है। तो इस बिंदु पर अगर आप उदाहरण लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि कौन हूँ कोटिक जतन अब काहि करे कौन, भो मन मोहन रूप मिली पानी में को लोन। तो वे अपने भक्ति को बता रहे हैं कि जिस तरह से नमक पानी में घुल जाता है उस तरह से मैं कृष्ण के भक्ति में घुल चुका हूँ। तो ये उनकी काव्य की दूसरी विशेषता और तीसरी विशेषता है। उनकी अगली और चौथी काव्यगत विशेषताएं हैं कि अंधविश्वासों का खंडन। जी हाँ, कबीरदास की भांति ही बिहारी ने भी
अंधविश्वासों का खंडन किया है, उसका विरोध किया है। वे रूढ़िवादी या फिर ढोंगी पुजारियों, ढोंगी पंडितों जो भगवान के पूजा के लिए ये वो बातें करते हैं, उन सभी पर उन्होंने व्यंग किया है, व्यंग करते हैं, वे उनका खंडन करते हैं। तो इस बिंदु पे अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिखिए कि जप माल छाप तिलक, जप माल छाप तिलक सारे न एको कामू, जप माल छाप तिलक सारे न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा, मन कांचे नाचे वृथा सारे न एको कामू। तो इस उदाहरण को लिख दीजिए, बहुत ही सुंदर उदाहरण है दोस्तों। साइड में नोट डिस्प्ले हो रहा है तो आप वहाँ से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पश्चात अपने राइटिंग में लिख लीजिएगा। अगर आप अपने राइटिंग में लिखेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। उनकी अगली और 5वीं काव्यगत विशेषताएं हैं चमत्कार प्रदर्शन। जी हाँ, वे काव्य में चमत्कार प्रदर्शन करने की शक्ति रखते थे। उनकी जो चमत्कार प्रदर्शन करने की शक्ति थी वो अद्भुत थी। वे एक ही शब्द को अलग अलग अर्थों के साथ सामने रखने की शक्ति रखते थे। तो इस बिंदु पर अगर आप उदाहरण लिखेंगे तो आप बहुत सुंदर उदाहरण है, आप लिख सकते हैं कि कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकार, इही खाए बेराए नर इही पाए बेराए। कहने का तात्पर्य कि कनक कनक, इसमें 2 बार कनक कनक शब्दों का प्रयोग किया है। एक बार कनक शब्द को इन्होंने धतूरा कहकर कहा, दूसरे बार में सोना। तो वे कहते हैं कि धतूरा जो है उसको खाकर लोग पागल होते हैं, बोरा जाते हैं, लेकिन सोना तो ऐसा चीज़ है जिसको पाकर ही लोग पागल हो जाते हैं। तो ये चमत्कार प्रदर्शन भी बिहारी लाल की काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, तो इसको भी आप लिख दीजिएगा। उनकी अगली और 6ठी काव्यगत विशेषताएं हैं प्रकृति चित्रण। बिहारी लाल ने अपने काव्य में प्रकृति चित्रण का भी बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यहाँ तक कि उन्होंने भक्ति के माध्यम से, भक्ति भाव के माध्यम से भी उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य को दिखाया है अपने काव्य में। तो प्रकृति चित्रण में अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिखिएगा कि कहलाने एकत बसी आही मयूर मृग बाग, कहलाने एकत बसत आही मयूर मृग बाग, जगत कपोतन से कियो दरिग दाग निदाग। तो इसको आप प्रकृति चित्रण के उदाहरण में लिख दीजिएगा। और बहुत सारे उनके प्रकृति चित्रण के उदाहरण है। अगर आपको इससे भी सहूलियत, जिसको आपको याद करने में सहूलियत हो, अगर आपको मिलती है तो आप लिख सकते हैं, बट कंडीशन इज दैट कि डोंट फॉरगेट टू पुट उदाहरण, एग्जाम्पल्स। उनकी 7वीं काव्यगत विशेषताएं हैं अनुभाव योजना। अनुभाव योजना भी बिहारी की काव्यगत विशेषताओं में से एक है। वे अनुभाव योजना में बड़े ही माहिर थे, छोटे छोटे शब्दों में भी वे बड़े बड़े अर्थों को समझाते थे, ठीक है। तो शब्दों में भी वे बात को कहने की शक्ति रखते थे। तो अनुभव योजना में उदाहरण लिखना होगा तो आप एक बहुत सुंदर और प्रचलित उदाहरण है, आप इसको लिखिएगा कि कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात। तो देखिए यहाँ पर वे शब्दों में बातों को कह रहे हैं, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करते हैं, भरे भवन में करते हैं, नैनु नैन नैनु ही सो बात। तो इसको आपने सुना होगा। अब मैं हर एक पंक्तियों की आपको व्याख्या करके समझाने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे तो मेरे वीडियो में व्यूज़ कम ही आते हैं, वीडियो और लंबा होगा तो व्यूज़ और भी कम आने लगेंगे, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो बहुत ही शॉर्ट हो और इफ़ेक्टिव हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। अब तक जो हमने देखा वे बिहारी लाल के भाव पक्ष में आते हैं। अब उनकी कला पक्ष पर भी बात करते हैं। कला पक्ष में हम सर्वप्रथम रस की प्रधानता, एक बिंदु देते हैं, रस की प्रधानता। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि वे सिंगारिक कवि थे, तो कहने का तात्पर्य कि वे जिस तरह से वे सिंगारिक कवि थे तो रस की प्रधानता उनकी काव्य की सबसे बड़ी कला पक्ष की विशेषता रही है। रस में वे किन रस का अधिक प्रयोग करते थे? वे श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग करते थे। कहीं कहीं श्रृंगार रस के साथ साथ ही कहीं कहीं हास्य रस, शांत रस आदि आदि, करुण रस आदि आदि का भी प्रयोग देखने को मिलता है। श्रृंगार रस में वे याद रखिएगा कि वे संयोग और वियोग दोनों ही
पक्षों का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कवि तो होते हैं कि वे संयोग का तो अच्छा वर्णन कर लेते हैं लेकिन वियोग का नहीं कर पाते हैं। बिहारी एक ऐसे कवि है, वे श्रृंगारिक के एक ऐसे बड़े कवि हैं जिन्होंने संयोग और वियोग पक्ष दोनों ही पक्षों का बहुत ही सुंदर वर्णन अपने काव्य में किया है। नेक्स्ट छंद और अलंकार की बात करते हैं। छंद की बात करें तो बिहारी ने केवल 2 ही छंदों में अपनी संपूर्ण काव्य रचा। वे केवल दोहा और सोरठा में अपनी बात करते थे। जिस तरह से मैंने कहा कि वे उनकी कुल 717 लगभग उनकी दोहे और है जिनमें कुछ कुछ सोरठा भी हैं, तो इन छंदों का वे प्रयोग करते हैं। अलंकार की बात करें तो उनके हर एक दोहे में, हर एक सोरठे में कोई ना कोई अलंकार समाहित होती थी। उन्होंने किन किन अलंकारों का अधिक प्रयोग किया? उन्होंने अतिशयोक्ति अलंकार, अनयोक्ति अलंकार, सांग रूपक अलंकार आदि आदि अलंकारों का उन्होंने अपने काव्य में अधिक प्रयोग किया। तो चलिए अब उनकी भाषा शैली पर भी बात करते हैं। बिहारी जो है वे किन किन शैलियों में काव्य रचना लिखते थे? वे व्यंजना प्रधान शैली, सरस शैली तथा चमत्कार पूर्ण शैली में काव्य रचते थे। भाषा की बात करें तो वे ब्रज भाषा में काव्य रचते थे, लेकिन ब्रज भाषा में काव्य रचते हुए भी उनमें कहीं कहीं उर्दू, फारसी, बुंदेलखंडी आदि आदि का मिश्रण देखने को मिलता है। ये जो छोटे छोटे शब्दों में बड़े बड़े अर्थों वाली बात कहते थे, तो इनकी शब्द चयन जो है वे बहुत ही अद्भुत थी। इसलिए कहा जाता है कि बिहारी गागर में सागर भरने का कार्य करते थे। तो दोस्तों इस तरह से हमने बिहारी लाल की काव्यगत विशेषताओं को बहुत ही शॉर्ट में लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेकर कंप्लीट किया। तो आप सभी से अंतिम में ये गुजारिश होगा, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं इसी तरह से कंटिन्यू बेसिस पे वीडियो बना पाऊँगा, मैं इनकरेज होता रहूँगा। इसलिए आप मुझे सपोर्ट अवश्य करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कुछ पूछना हो तो कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हाँ, प्रेस द बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगली बार मैं किसी भी विषय पर कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।